12 दिसंबर 2021 रविवार का दिन था। पिछली ही रात यानी कि 11 दिसंबर को एक कपल आकर होटल में रुका। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो हाउसकीपिंग वाला जाकर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। उसे लगा शायद ये दोनों सो रहे होंगे और अभी तक सोकर ना उठे हों। फिर वह कुछ समय बाद दोबारा आता है और दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अब भी दरवाजे खटखटाने के बावजूद कोई भी बाहर नहीं आता। तब वो लड़का हैरान हो जाता है और सोचता है कि इतना समय हो गया, अभी तक ये लोग सोकर नहीं उठे। इसके बाद उसे पता चलता है कि इस कमरे में रह रहे दो लोगों ने अभी तक नाश्ते के बारे में भी पता नहीं किया और उनका नाश्ता बना पड़ा था, लेकिन वो खाने अभी तक नहीं आए थे। इसके बाद और समय बीतता है। वो लड़का जाकर मैनेजर को सारी बात बताता है। मैनेजर को जब पूरी बात समझ आती है तो वो आता है। वहां पर लड़का कहता है कि कल रात से कपल कमरे में मौजूद है और कोई भी बाहर नहीं आ रहा। यहाँ पर मैनेजर कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास इस कमरे की दूसरी चाबी मौजूद है। फिर बाद में मैनेजर जाता है, कमरे की दूसरी चाबी लेकर आता है और चाबी की मदद से दरवाजा खोलता है। लेकिन जैसे ही वे कमरे के दरवाजे को खोलते हैं, कमरे के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। यह देखकर मैनेजर और लड़का दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पिछली रात को एक कपल यहां पर आकर रुका था और सुबह से वह कपल बाहर भी नहीं आया और अंदर से दरवाजा भी लॉक। तो आखिर वो कहां पर चले गए? इसके बाद उन्होंने कमरे को खंगालना शुरू किया। मैनेजर बेड के नीचे झुककर देखता है, तब उसकी चीखें बाहर निकल जाती है। बेड के नीचे एक लाश पड़ी हुई थी, उस लाश का सर गायब था। मैनेजर के हाथ पैर फूल रहे थे, क्योंकि आज इससे पहले उसने कभी भी ऐसा मंजर तो नहीं देखा था। और इतना ही नहीं, उस लाश के बॉडी पर कपड़े भी नहीं थे। वो लाश बिना कपड़ों के ऐसे ही बेड के नीचे पड़ी हुई थी। हालांकि वह एक महिला की लाश थी जो कि देखने पर साफ पता चल रही थी, लेकिन उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। मैनेजर फिर जल्दी से पुलिस को फोन लगाता है और पुलिस भी तुरंत वहां पर पहुंच जाती है। जब पुलिस लाश को देखती है तो वह भी हैरान हो जाती है, क्योंकि जिस महिला की ये लाश थी उसके सर को धड़ से अलग कर वहां से दूर कर दिया गया था। और पूरे कमरे में उन्होंने अच्छे से खंगाला, लेकिन उस महिला का सर नहीं मिला। हालांकि यहाँ पर उस महिला की बॉडी पर एक टैटू बना हुआ था, लेकिन कातिल ने टैटू को मिटाने की पूरी कोशिश की। कातिल ने टैटू को चाकू से बिल्कुल खराब करने की कोशिश की, ताकि टैटू की पहचान ना हो पाए, और सर नहीं है तो इस लाश की पहचान भी नहीं हो पाएगी। पुलिस को लग रहा था कातिल बहुत शातिर है, कातिल का दिमाग बहुत तेज है, क्योंकि उसने कोई भी ऐसा सुराग नहीं छोड़ा जिससे यह साबित हो सके कि यह महिला कौन है, इसका नाम क्या है, ये कहां की रहने वाली है। और अगर यही नहीं पता चलेगा कि मरने वाला कौन है, तो मारने वाले को ढूंढने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कातिल बहुत तेज था। पुलिस वाले मैनेजर से पूछते हैं, जब ये लोग यहाँ पर आए होंगे तब इन्होंने अपना नाम जरूर लिखवाया होगा। फिर मैनेजर अपने स्टाफ को कहता है, हमें पूरी एंट्री दिखाओ, इनका आईडी कार्ड भी जरूर दिखाओ, आखिर ये लोग कौन थे। तब रजिस्टर में दो नाम लिखे थे, रुबीना बेगम और अमजद खान। ये दोनों पति पत्नी थे। यहाँ पर होटल वालों ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। होटल वालों ने इनका कोई भी आईडी प्रूफ अपने पास रखा ही नहीं, बस एक रजिस्टर पर एड्रेस लिखा हुआ था। तब पुलिस की एक टीम उस एड्रेस पर पहुंचती है जो कि रजिस्टर में लिखा हुआ था, लेकिन वहां पर जाकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर अहमद खान और रुबीना बेगम कोई भी इस नाम का शख्स नहीं रहता। पुलिस वालों के हाथ अब भी ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे यह पता चले कि वह दोनों लोग कौन थे। अब पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पुलिस के सामने एक सिर्फ लाश थी जिसका सर चेहरा नहीं था। अब पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि पहले ये कैसे पता लगाए कि मरा कौन है, मारने वाला तो बाद में पता लगाएंगे। अब पुलिस के पास कोई और चारा नहीं था, बस उनके पास सीसीटीवी फुटेज ही थी, क्योंकि होटल में हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे थे। जब पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरा में देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि दो लोग 11 दिसंबर 2021 शनिवार के दिन शाम के वक्त इस होटल में आते हैं और अपना ये नाम बताकर वो अंदर चले जाते हैं होटल के। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, बड़े बड़े मास्क पहने थे,
जिस वजह से चेहरा दिख नहीं रहा था। क्योंकि आपको बता दें कि 2021 में महामारी का दौर था, मास्क का दौर था, कोरोना का दौर था, इसलिए उस समय मास्क पहनना आम था। होटल के स्टाफ को भी लगा कि इन दोनों ने मास्क सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए पहना होगा, लेकिन उनको क्या पता था ये तो बस अपनी पहचान छुपा रहे हैं। इसके बाद रविवार की सुबह 3 बजे, रात 3 बजे जो लड़का जो लड़की के साथ था वो होटल के बाहर निकलता है। उसके हाथ में एक बैग था। वह जल्दी से जल्दी इस होटल से बाहर निकल जाता है। पुलिस को अब पता था कि यही लड़का कातिल है, लेकिन मास्क पहने होने की वजह से उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। कातिल इतना शातिर था कि अपने साथ कोई भी स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी नहीं लाया था। वैसा कोई भी वाहन नहीं लाया था जिससे उसकी पहचान हो पाए, वो कहीं ना कहीं से पकड़ा जाए। वो पैदल आया और पैदल ही गया। इसके बाद पुलिस आसपास के सभी होटल, दुकानों के सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू कर देती है। पुलिस को यकीन था कि उनके हाथ कुछ ना कुछ तो जरूर लगेगा जिससे वह कातिल तक पहुंच जाएगी। आखिर में पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगती है जिसमें देखा गया कि वह लड़का एक सुनसान रास्ते पर जा रहा था। हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि उस रास्ते में ना तो कोई होटल था, ना ही रुकने की जगह, ना ही दुकानें, ना ही बस स्टैंड और ना ही ऑटो स्टैंड। फिर वो लड़का उस सुनसान जगह पर जा क्यों रहा था? इसके बाद पुलिस की बहुत सारी टीम उस रास्ते को अच्छी तरह से देखना शुरू कर देती है। उन्हें यकीन था कि उनके हाथ छोटा मोटा ही सही, लेकिन सुराग तो लग ही जाएगा, वो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। पुलिस इलाके को अच्छी तरह से देखना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लग रहा था। फिर जैसे ही पुलिस के कुछ ऑफिसर आगे जाते हैं और देखते हैं आगे रास्ता बिल्कुल बंद है। आगे करीब 250 फीट गहरी खाई है, लेकिन यहां पर अच्छे से देखने के बाद उन्हें काले रंग का लिफाफा नजर आता है। पुलिस के सामने एक बड़ी दिक्कत थी कि यहां पर आगे जाए कैसे। इसके बाद पुलिस स्पेशलिस्ट टीम को बुलाती है, वहां पर उस लिफाफे को अच्छे से देखती है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद वहां पर कई सारे लिफाफे मौजूद थे। पुलिस अच्छे से देखना शुरू कर देती है। उन्हें एक और काला लिफाफा मिलता है। पुलिस उसे खोलती है। उसके अंदर एक सर था, एक महिला का सर। जहां से पुलिस को पॉलीथीन मिला था वहां पर एक पर्स भी मौजूद था। उस पर उसके अंदर एक डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची थी। उस पर्ची पर एक नाम भी लिखा था कि यह पर्ची किसकी है। नाम था पूनम पाल। मतलब कि जिस महिला का यह सर था, जिस महिला का कत्ल हुआ था, उसका नाम पूनम था और यह पर्ची गोरेगांव की थी। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि जिस लड़की की उन्हें बॉडी मिली है वो गोरेगांव की रहने वाली है। इसके बाद पुलिस की एक टीम उस क्लिनिक पर जाती है और उस पर्ची वाले डॉक्टर को दिखाती है। जब डॉक्टर पर्ची को देखता है तो वह कहता है कि मेरे पास एक महिला और उसका पति इलाज करवाने के लिए आए थे। उन्होंने जब मुझे पेमेंट की तब पेमेंट कैश में नहीं की थी, बल्कि यूपीआई से ट्रांसफर किया था। ऑनलाइन पेमेंट कर दी उन्होंने। अब यहाँ पर दिक्कत उनके लिए ये हो गई कि ऑनलाइन पेमेंट से पुलिस को उनका सारा एड्रेस पता लग गया। तब पता चलता है कि उस महिला का नाम पूनम पाल था और उसके पति का नाम राम सिरलोचन पाल। इसके बाद पुलिस को यह भी पता था कि राम सिरलोचन पाल एक बहुत बड़ा इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक बहुत होशियार इंसान है। इसके बाद पुलिस सबसे पहले पूनम पाल के घर जाती है और राम सिरलोचन पाल का मोबाइल नंबर लेती है। तब पुलिस को पता चलता है कि दोनों एक साथ नहीं रहते बल्कि अलग अलग रहा करते थे। यहाँ पर जब पुलिस राम सिरलोचन पाल का मोबाइल नंबर ट्रेस करती है तो पुलिस को पता चलता है कि शनिवार से लेकर रविवार रात तक राम सिरलोचन पाल का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ था। पुलिस को यह भी बात थोड़ी सी अजीब लगी क्योंकि करीब 24 घंटे तक राम का मोबाइल फोन बंद रहा। इसके बाद पुलिस उसकी पुरानी हिस्ट्री देखना शुरू कर देती है। पुलिस को लगा कि शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, काम का प्रेशर रहता होगा, शायद इस वजह से वीकेंड अच्छे सुखी सुखी मनाने के लिए मोबाइल से दूर रहा हो। लेकिन हिस्ट्री जानने के बाद उन्हें पता चला कि ऐसा उसने कभी भी नहीं किया। पहली बार उस दिन उसने मोबाइल अपना इतने समय के लिए स्विच ऑफ रखा। अब पुलिस का सच रामपाल पर बिल्कुल सीधा हो जाता है। इसके बाद पुलिस रामपाल के घर जाती है। अपने घर पर पुलिस को देखकर राम सिरलोचन पाल थोड़ा सा घबरा जाता है। पुलिस से पूछता है, आप यहाँ पर किस काम के लिए आए? तब पुलिस उसे बताती है, हमें होटल में एक महिला की लाश मिली है।
अब उसके लिए हम पूछताछ करने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। सबसे पहले पुलिस पूछती है, तुम शनिवार के दिन कहां पर थे? राम कहता है, शनिवार के दिन मैं अपने घर पर मौजूद था। सारा दिन मोबाइल फोन स्विच ऑफ था और बस आराम कर रहा था। अब मेरा उस दिन सर काफी दर्द कर रहा था, इसलिए मैं सिर्फ आराम करना चाहता था। पुलिस को पता था कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, इसलिए पुलिस ने सख्ती से पूछा तो वो कहा कि हाँ, मैं घर पर ही था, मोबाइल फोन मैंने वैसे बंद कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने और अच्छे से पूछा तो अंत में पुलिस की मेहनत करने के बाद वो कह देता है, हाँ, मैं उस दिन घर पर नहीं था, और पूरा सच बताता है। उसने बताया कि उसकी और उसके पत्नी की शादी यूपी में हुई थी। उसे जॉब मुंबई में मिल गई। इसके बाद वह मुंबई में शिफ्ट हो गया। हालांकि उन दोनों की शादी एक अरेंज मैरिज थी। अभी इन दोनों की शादी को सिर्फ 7 महीने बीते थे। देखिए, इन दोनों की शादी तो हो गई थी, लेकिन जहां पर इनकी शादी हुई, जिन परिवारों से ये ताल्लुक रखते थे, वहां पर एक रिवाज था जिसे एक गोना कहा जाता है। जब तक घर वाले, लड़की के घर वाले गोना नहीं करते, तब तक लड़की की विदाई नहीं होती। लड़की अपने माँ बाप के साथ उन्हीं के घर में रहती है। हालांकि हर रविवार वे दोनों घूमने के लिए जाया करते थे, लेकिन अभी तक रामपाल और उसकी बीवी एक साथ नहीं रह रहे थे, क्योंकि जब तक ये रस्म पूरी नहीं हो जाती, तब तक पति पत्नी एक साथ नहीं रह सकते। पुलिस कहती है कि हाँ, ये सब तो ठीक है, अब बताओ कि उस रात शनिवार 11 दिसंबर को क्या हुआ था। फिर वह बताता है कत्ल की पूरी कहानी। वो बताता है कि उसका प्लान पूरा फुल प्रूफ था। वह कभी पकड़ा नहीं जाता, इसलिए सबसे पहले उसने होटल में गलत नाम बताकर कमरा बुक किया, वहां पर गलत एड्रेस दे दिया और उन्हें अपना कोई आईडी प्रूफ भी नहीं दिया। जो उन्होंने फोन पर देखा वो नकली था। इसके बाद असली नाम, असली पता, असली ठिकाना किसी को अभी तक पता नहीं चला। और सीसीटीवी कैमरा से बचने के लिए इतने बड़े बड़े मास्क उन्होंने पहन लिए। उसने मास्क अपनी पत्नी को भी पहना दिया और कहा कि बस कोरोना है, इस वजह से हम इसे पहनेंगे और हमें कोई देख ना ले, जान पहचान वाला, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। रामपाल ने कहा, ऐसे ही बातों में मैंने कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद उसने अपनी पत्नी का गला काट दिया ताकि कोई भी उसकी पत्नी की पहचान न कर सके। इसके बाद उसने कहा उसकी पत्नी के हाथ पर एक टैटू भी था। उसने टैटू को मिटाने की पूरी कोशिश की। ऐसा कोई भी सबूत उसने नहीं छोड़ा जिससे पता चल सके कि ये लाश किसकी पड़ी हुई है। इसके बाद उसने पूनम के शरीर से पूरे कपड़े भी उतार दिए। कपड़ों को अपने साथ वो ले गया। कपड़े नहीं थे तो ऐसा पता नहीं चलता कि ये कहाँ के हैं, कहाँ बने हैं, कहाँ से खरीदे हैं। मतलब कि यहाँ पर भी उसका प्लान पूरा सॉर्टेड था। इसके बाद वो अपने मोबाइल फोन को पहले ही स्विच ऑफ कर आता है ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो पाए, वो पकड़ा ना जाए और पता ना कर पाए पुलिस की लोकेशन इस समय इस व्यक्ति की कहां पर थी। पुलिस ने उसे बताया कि तुमने 90% इस मर्डर को परफेक्ट कर दिया, लेकिन एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी गलती बन गई। हालांकि उसने सीसीटीवी कैमरे से छुपने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक सीसीटीवी कैमरे में वो आ ही गया। वहां पर पुलिस की जांच पड़ताल की एक अच्छी कोशिश रही, जिसके बाद वो पकड़ा गया। इसके बाद पुलिस पूछती है, देखो अभी अभी तुम्हारी शादी हुई और अपनी बीवी को इस तरह खत्म क्यों किया? तो वो बताता है कि मैं अपनी पत्नी से खुश तो था, लेकिन पत्नी के चाल चलन ठीक ना होने की वजह से। हालांकि उसकी पत्नी मुंबई जैसे बड़े शहर में रहने वाली थी, इसलिए वह पहले से ही बहुत ज्यादा एडवांस थी। उसके बहुत सारे लड़के दोस्त थे। रामपाल को लगा कि उसके होने वाली पत्नी उसके साथ आगे चलकर धोखा करेगी। और एक बार रामपाल ने अपनी पत्नी से फोन पर यह पूछा था, क्या शादी से पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड रहा था? तब उसने कहा, हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड था और उसके साथ वो बहुत घुल मिल गई थी। बस यही बात रामपाल को खटक गई और अंत में उसने सोचा अब शादी तो हो चुकी है, अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अंत में उसे एक ही तरीका नजर आया, वो था ये कारनामा जो वो कर गया। तो ये थी एक अजीब कत्ल की एक अजीब दास्तान। कैसी लगी आपको कहानी? हमें जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।